सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा जी स्पीक्स। आज बात करेंगे बैंकिंग फॉर इंटरव्यू पार्ट 2 के बारे में और कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजी समझेंगे बैंकिंग के बारे में और दोबारा से 10 मिनट के अंदर। क्योंकि देखिए ये वीडियोस बनाने का मेन रीज़न यही है कि बुक में जो इतनी लंबी लंबी नॉलेज है, इतने डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, उसे सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाना। और इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि इसमें जिस तरीके से मैं आंसर समझा रहा हूँ वो समझने और साथ ही साथ बोलने दोनों के लिए बहुत ही ईजी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, बट इंटरव्यू में जब वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जिस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है, तो आप उसी तरीके से सुनिए और उसको अडॉप्ट करिए और सेम तरीके से आंसर करने का ट्राई करिए। आज सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। टोटल 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, एज अ नेम सजेस्ट, सेविंग पर्पस के लिए होता है। इसके ऊपर बैंक आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड होता है करंट अकाउंट, जो कि मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है। और देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है और इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ चुका है कि करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि करंट अकाउंट सेविंग पर्पस के लिए नहीं होता है, ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए बनाया जाता है बिजनेसमैन, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन जब कर रहा हो तो उसे ईज हो। और इसमें एक फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है जिसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी, जिसमें अगर बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी वो गिवन ओडी लिमिट तक पैसे खर्च कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना करंट अकाउंट ओपन किया और मुझे वहाँ पे लिमिट दी गई 1 लाख रुपए की, मतलब 1 लाख रुपए तक मैं खर्च कर सकता हूँ भले ही मेरे अकाउंट में बैलेंस ना हो। तो अगर मेरा अकाउंट का बैलेंस 0 है फिर भी मैं 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। फ्यूचर में जब पैसे मैं दोबारा से अपने करंट अकाउंट में लोड करूँगा तो उतने पैसे इंटरेस्ट के साथ बैंक काट लेगा। इसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट। एज अ नेम सजेस्ट, आप एक सर्टेन अमाउंट को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा कर देते हो बैंक में। और देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम ड्यूरेशन कितना होता है। एफडी अकाउंट का होता है 7 दिन और मैक्सिमम होता है 10 साल। 10 साल के ऊपर आप दोबारा से इसे रेन्यू करा सकते हो। फिर आता है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार किसी भी काम को करना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे आप एक सर्टेन फिक्स इंस्टॉलमेंट को हर महीने बैंक में डिपॉजिट करते हो। यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन होता है 6 महीने, मैक्सिमम होता है 10 साल। और देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए मैं आपको पूरा हायरार्की बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है एफडी, उसके बाद आरडी और लास्ट में सेविंग अकाउंट। और मिनिमम एज क्या होती है किसी भी अकाउंट को ओपन करने की? एफडी, आरडी और सेविंग की मिनिमम एज होती है 10 साल। इसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कार्ड के बारे में। तो 2 टाइप ऑफ कार्ड आपको पता होना चाहिए, एटीएम कार्ड, उसके साथ साथ डेबिट कार्ड, और एक और कार्ड जो इनसे अलग होता है वो क्रेडिट कार्ड। तो देखिए क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसे यूज़ करने पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक लोन देता है बैंक और महीने के एंड में आपको वो लोन भरना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड क्या करता है, ये आपके डिपॉजिट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड सेम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। एटीएम मशीन पे भी, स्वाइप मशीन पे भी, टैप ऑन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, बट एटीएम कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। एटीएम कार्ड सिर्फ लिमिटेड है एटीएम मशीन तक। तो जिस कार्ड को आप सिर्फ एटीएम मशीन में यूज़ करते हो वो होता है एटीएम कार्ड। जिस कार्ड को आप एटीएम मशीन के साथ साथ और भी प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो वो होता है आपका डेबिट कार्ड। करेंगे एटीएम से रिलेटेड 1-2 और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए कई बार आपने देखा होगा बहुत जगह पे ब्रांच होती है किसी एक बैंक की और उसके बाहर में आपने देखा होगा एटीएम मशीन भी होती है, बट बहुत सारे प्लेसेस में आपने देखा होगा सिर्फ एटीएम मशीन होती है। तो इसको भी डिफाइन किया गया है, चलिए डिफाइन करते हैं। तो अगर ब्रांच और एटीएम मशीन साथ में है तो उसे बोला जाता है ऑन साइट एटीएम, और अगर सिर्फ एटीएम मशीन आपको दिख रही है तो उसे बोला जाता है ऑफ साइट एटीएम। एक और सिचुएशन में आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है आपके पास मानिए एसबीआई का एटीएम कार्ड है, बट आपको दिख रहा है कि आसपास में एटीएम मशीन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो आप एसबीआई के एटीएम कार्ड को सेंट्रल बैंक के एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका एटीएम कार्ड जिस बैंक का है और एटीएम मशीन जिस बैंक की, दोनों में डिफरेंस है, तो इसको बोला जाता है ऑफ अस ट्रांजैक्शन। और जिस कंडीशन में आपका एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड सेम बैंक का होता है उसे बोला जाता है ऑन अस ट्रांजैक्शन। एज सिंपल एज दैट।
उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोड्स के बारे में। दो सबसे इंपॉर्टेंट कोड जो आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, वो होता है IFSC कोड और MICR कोड। सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, ट्रिकी लग रहा होगा, बट समझते हैं ईजी लैंग्वेज में। सबसे पहले IFSC कोड फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 कोड होते हैं वो आपको बताते हैं बैंक के बारे में। उसके बाद 4 कोड के बाद जो 5वां कोड होता है, 5वां कैरेक्टर जो होता है वो होता है 0। फ्यूचर यूज के लिए उसे रिजर्व किया जाता है। उसके बाद बचे टोटल कितने कोड्स? 6 कोड्स। वो हमें ब्रांच के बारे में बताते हैं। अब IFSC क्या करता है, ये बेसिकली ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मानिए मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो अब मैं जिसको पैसे भेज रहा हूँ वो सही ब्रांच में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है IFSC कोड। इसके बाद बात करते हैं MICR कोड के बारे में। 9 डिजिट का कोड होता है। 3 कोड्स का 3 बाइफर्केशन होता है। स्टार्टिंग के 3 कोड सिटी बताते हैं, उसके बाद के 3 कोड बैंक और लास्ट के 3 कोड ब्रांच बताते हैं। अब ये चेक क्लियरेंस में यूज किया जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये हो गए आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट कोड। तो गाइस बात कर लेते हैं अब ये दोनों कोड सबसे ज्यादा कहाँ यूज किए जाते हैं। तो NEFT और RTGS। अब देखिए मुझे काफी ज्यादा शौक होता है, मैं देखता हूँ लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और उन्हें NEFT RTGS भी नहीं पता होता है। गाइस ये जो सीरीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कंपाइल करके बनाया गया है। बैंकिंग एज अ होल बहुत बड़ा एक पूरा सेक्शन होता है, बट ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं NEFT के बारे में। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो दोनों ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों को ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, इसलिए दोनों को रेगुलेट करने का काम भी RBI करता है। NEFT ट्रांजैक्शन करता है 30 मिनट्स के बैचेस पे। तो बेसिकली जब आप NEFT का फॉर्म देते हो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो वेट करेगा, पहले एक बैच बनाएगा, फिर उसे एज अ होल एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। बात करते हैं RTGS की फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया रियल टाइम। रियल टाइम मतलब तुरंत ये ट्रांजैक्शन करता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब मैंने फॉर्म भर के दिया, विद इन अ मिनट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब ये बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। यहाँ पे बैंकिंग का जो बेसिक है वो कवर हो चुका है। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो है बैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू RRBs। डेफिनेटली वो वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द, कल के दिन आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।